हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, ठीक है, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे हमें ज्वाइन करते रहेंगे और नहीं भी करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। आई थिंक मटेरियल एंड मेथड्स इन ईसी, ये जो है हमारा कोर्स, इसमें सारे यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, है ना। ऑल द 4 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड। तो आज की क्लास से हम लोग तरह से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, है ना। रिवाइज करेंगे और जो भी चीजें, मान लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो क्लासेस आपकी अगर मिस हो गई होंगी तो वो आप लोग पैरेलली पढ़ते चलिए और जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे और हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर है, अब तक ओवरऑल हम लोग उसको कवर कर ही चुके हैं, तो आप सबको आइडिया भी लग गया होगा कि इस पेपर में हमने ये देखा कि अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उन बच्चों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस को समझना वो कितना क्रूशियल है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको डिस्कस करते हुए उसके लिए करिकुलम प्लानिंग हम कैसे करते हैं और किस तरह से जो है उस करिकुलम प्लानिंग में हम डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं, उसको उन एक्टिविटीज के लिए जो भी हम एक तरह से जो एजुकेशनल मटेरियल हमें तैयार करना हो या उसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स हो, उन सबको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझना, जानना और अकॉर्डिंगली करिकुलम प्लान करना, ये पर्सपेक्टिव था हमारे इस पेपर का, जो हमने थ्रू आउट इन 4 यूनिट्स डिस्कस किए हैं। तो स्टार्टिंग हमने की थी कि अर्ली चाइल्डहुड जो ईयर्स हैं उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो क्रिटिकल है और इस स्टेज के लिए करिकुलम प्लानिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज से हम लोग फिर से एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, देखिए उसमें भी हमने ये जिक्र किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जिसको एक तरह से रिकग्नाइज करती थी, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट से, लेकिन हमने ये देखा कि इन कमिंग ईयर्स जो है वो सबने रियलाइज किया कि जो फाउंडेशन ईयर्स हैं वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत जरूरी है। तो 0 to 6 ईयर्स की जो ये स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में जो हमारे प्री स्कूल्स हैं, है ना, प्ले ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ये इनफॉर्मल एजुकेशन के फॉर्म में पहले दी जाती थी। और अभी हम जो सिटीज हैं या टाउन्स हैं वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो प्री एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को काफी फॉर्मलाइज तरीके से अच्छे से ग्रांट भी करते हैं। और जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हम देखते हैं आंगनवाड़ियों में ये जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो रूरल बच्चों को दी जाती है। तो इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिलता है और ये एहसास जो है एजुकेशन सिस्टम को दिलाया गया कि ये जो फाउंडेशन ईयर्स हैं ये रियली सिग्निफिकेंट है और इसको जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे हमारी आगे की जो एजुकेशन है वो उसको इम्पैक्ट करता रहेगा। So with that, let us start. The first 6 years of life are critical years of human life since the rate of development in these years is more rapid than any other stage of development. तो इसे हम क्रूशियल ईयर्स जो कहते हैं उसका एक कारण ये भी है कि इन ईयर्स में 0 to 6 ईयर्स जो स्पीड है डेवलपमेंट का, विकास का जो ग्रोथ रेट है वो शायद सबसे रैपिड होता है, सबसे फास्ट होता है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं अदर स्टेजेस से। वैसे तो जो विकास है वो निरंतर प्रक्रिया है और मृत्यु तक जो है चलती रहती है, जो हमारा ह्यूमन स्पैन है। लेकिन ये जो अर्ली इयर्स हैं इसमें हम कह सकते हैं कि जो एक तो फाउंडेशन भी होता है हर प्रकार के विकास का, डेवलपमेंट का, और उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो भी और स्टेजेस के कंपैरिजन बहुत तीव्र होती है, रैपिड होती है। ग्लोबल ब्रेन रिसर्च आल्सो इन्फॉर्म्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली इयर्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारी अर्ली थियरीज थी उसमें भी हमने आपसे काफी डिटेल में ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस किया हुआ है। एक और हमारा पेपर था इन्फैंट स्टिमुलेशन का, जिसमें हमने आपके साथ ब्रेन के स्ट्रक्चर को और कैसे सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं ये सब डिस्कशन किया था। तो वो सब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो अर्ली इयर्स हैं इसमें कोई भी नई चीज बच्चा देखता है ना, बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं अलग अलग प्रकार से।
स्पेशली जो है सेंसरी स्टिमुलेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि बच्चों की ये जो जो सेंसेस हैं इनको हम स्टिमुलेट करते हैं अलग प्रकार के मटेरियल्स और जो भी हमारी कह सकते हैं लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं उसके द्वारा, और ये इन टर्न जो है स्टिमुलेशन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा न्यूरॉन सेल है उसमें जो नर्व एंडिंग्स हैं वो जहाँ पर मिलती हैं दूसरी न्यूरॉन नर्व एंडिंग से, उन हम लोकेशंस को सिनेप्स कहते हैं, और वहीं से ट्रांसमिशन ऑफ कोई भी जो इंफॉर्मेशन है सिग्नल्स की वो होती है। और जितने ये सिनेप्सेस ब्रेन में रहते हैं हम कहते हैं उतना अच्छा इंटेलिजेंस या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चे का होगा। तो ये जो सिनेप्स फॉर्मेशन होता है ये स्टिमुलेशन से होता है, और जो प्रक्रिया है प्रूनिंग की उसके द्वारा ऐसा नहीं है कि एक बार मान लीजिए हमने बच्चे को स्टिमुलेट कर दिया, कोई चीज दिखाई, कोई नई चीज जो है उसको हमने एक्सपोजर दिया उससे, तो कोई सिनेप्सिस उसके लिए बन गया, तो वो परमानेंट नहीं बनता अगर उस स्टिमुलेशन को हम रिपीट नहीं करते, यानी हम निरंतर बार बार नहीं करते, तो वो धीरे धीरे जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो सिनेप्स प्रोडक्शन या बनने के का प्रोसेस है ये लगातार होता है, निरंतर होता है, और प्रूनिंग भी होती रहती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन जब हम करते हैं, मान लीजिए हम स्टोरी सुना रहे हैं या हम जो सैंड प्ले कर रहे हैं या कोई भी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वन टाइम एक्टिविटी नहीं हो सकती कि हमने एक बार कर दी और स्टिमुलेशन से सिनेप्सिस बन गए और फिर जो है वो हमेशा बने रहेंगे। उनको हमें करिकुलम के फॉर्म में रिपीट करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। इसीलिए हम करिकुलम प्लानिंग की बात करते हैं कि उसे हम इस पूरे कोर्स में लर्न कर रहे हैं कि कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, कि वो जो स्टिमुलेशन हम बच्चों को देते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में, वो स्टिमुलेशन हमको रिपीट करना है और कंटिन्यूअसली देना है, ना कि वन टाइम स्टिमुलेशन कर कर छोड़ देना है। तभी उसका जो है इफेक्ट जो है वो प्रॉपर होगा, अच्छा होगा। So early childhood care and education makes a positive contribution to children's long-term development and learning by facilitating and enabling and stimulating environment in these foundation stages of lifelong learning. तो ये जो कंट्रीब्यूशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, वो लाइफ टाइम बच्चे के साथ रहने वाला है, क्योंकि ये जो इयर्स हैं हमने बार बार डिस्कस किया, ये फाउंडेशन स्टेजेस हैं हर प्रकार के विकास के लिए। Parents as caregivers are critical in providing a stimulating learning environment to the child, and the first 2.5 to 3 years need not be in a formal learning environment. The National Curriculum Framework acknowledges the significance of involvement of parent, family, and community. हम ये देखते हैं कि बच्चे, हमने 0 to 6 years कहा है ना, जनरली बच्चे 2.5 साल 3 साल के होने के बाद इन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं जहाँ पे टीचर्स और जो केयर गिवर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन वाइज उन्हें एक तरह से फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन इसके पहले जो 2.5 साल हैं उसके लिए पेरेंट्स का एज केयर गिवर्स और भी क्रिटिकल रोल हो जाता है, क्योंकि पूर्णतः जो बच्चा है वो उन्हीं पर निर्भर है। तो इसीलिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर गिविंग है, इन इंस्टीट्यूशंस का, इन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका पेरेंट्स और फैमिली से जुड़ाव बहुत जरूरी है। सबको मिलकर ही काम करना होगा, तभी एक अच्छा स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हम बच्चों को दे पाएंगे। The program at the early childhood stage helps to ensure opportunities for holistic learning and growth. The ECE program needs to be determined by children's development and contextual needs, providing for more need-based inputs and enabling environment. होता क्या है कि इतने छोटे बच्चे को हम क्यों कहते हैं कि हम एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में, जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स हैं, वहाँ पे भेजें एजुकेशन के लिए, है ना। कई बार ये डिस्कशन होता है कि पेरेंट्स घर पे भी तो वो चीज़ें सिखा सकते हैं, या हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, या मटेरियल्स का प्रयोग करके बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। पर इन लार्ज हम जब देखते हैं तो जनरली पेरेंट्स, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, अगर कोई केयर गिवर घर पे ही रहता है और फुल टाइम बच्चे को दे रहा है तो अलग बात है। पर ऑफन अब हम देखते हैं कि जो हमारा कल्चर है उसमें हम ड्यूअल पेरेंट्स को वर्क कल्चर में देखते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हाउस होल्ड बहुत सारे वर्क में जो फीमेल्स हैं या मान लीजिए मेल है, कोई अगर घर ही पे रह रहा है तो उसमें इन्वॉल्व रहता है।
तो ये जो हमारा स्टिमुलेशन है या हम बच्चों के साथ जो प्ले वे मेथड से लर्निंग कराते हैं, खेलते हैं, वो अक्सर क्या होता है, वो रेगुलर और सिस्टमैटिक नहीं होता। हो सकता है हमने एक बार कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ की, पर उसको हम रिपीट ना करें, या हम कुछ किसी एक प्रकार की एक्टिविटी बच्चे को करा रहे हैं, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से वो लर्निंग और ग्रोथ उसको नहीं दे पा रहे हैं, वो स्टिमुलेशन नहीं दे पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है जो पेरेंट है वो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कर रहे हैं, पर कॉग्निटिव एक्टिविटीज या लैंग्वेज एक्टिविटीज वो लैकिंग है उनके इंटरेक्शन में बच्चे के साथ। तो जो हमारा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है, अर्ली केयर सेंटर होता है, वहाँ का जो करिकुलम होता है उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देती हैं। यानी जो एक्टिविटीज हैं उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों का समायोजन होता है और हर प्रकार की एक्टिविटी को करिकुलम में लिया जाता है। उसी तरह से जो फाइन मसल्स हैं और ग्रॉस मसल्स हैं, यानी आउटसाइड एक्टिविटीज और इनसाइड एक्टिविटीज दोनों का सामंजस्य रहता है। तो एक तरह से वो जो करिकुलम होता है वो होलिस्टिक होता है बच्चे के लिए। दूसरी चीज हो सकता है, हमने बार बार कहा कि पेरेंट करे पर अपने समय के अनुसार, कभी वो करे कभी नहीं करे, कभी स्किपिंग हो जाए, तो वो रिदम रूटीन बच्चे को नहीं मिल पाता जो हमें हम कह सकते हैं बच्चों को जिसकी आवश्यकता होती है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं, तो हमें पता है बहुत सारे वेरिएशंस हमको मिलते हैं। हो सकता है कुछ घरों में हमें आउटर स्पेस अवेलेबल हो सकता है कुछ घर जो है वो बहुत कंजेस्टेड हो सकता है कुछ जो फैमिलीज हैं वो जॉइंट फैमिली हों जहाँ बच्चा बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, हो सकता है कुछ फैमिलीज न्यूक्लियर हों जहाँ सिर्फ पेरेंट्स हों। तो हम ये पाते हैं कि जो परिवार भी है उसमें अलग अलग प्रकार का एनवायरनमेंट और परिवेश बच्चे को मिलता है। तो हो सकता है कहीं पर्याप्त हो, ठीक हो, और हो सकता है कहीं ना हो। तो जो ये सेंटर्स हैं वो एक संस्थान बन जाते हैं जहाँ बच्चा आकर अपने कुछ समय, कुछ जो घंटे हैं वो व्यतीत करता है, और जहाँ हम उन्हें एक आइडल, जो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो देते हैं। तो मान लीजिए कोई एक फैमिली है जहाँ पे स्थितियां बहुत ठीक नहीं है, परिवार का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है या लड़ाई है, या इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं, तो एटलीस्ट वो कुछ घंटे बच्चे ऐसी जगह जाता है जहाँ वो वहाँ उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, और वो अपने को हेल्दी सेफ महसूस कर रहा है, प्लस वो वहाँ पे कुछ लर्न कर रहा है, सीख रहा है। तो वो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से बड़ा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो चीज़ हम कंपल्सरी करिकुलम में डाल देते हैं और हर बच्चा वो 4-5 घंटे जो है सेंटर पे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के तहत बिताता है, जैसे कि स्कूल में होता है। उसी तरह से एक और इशू ये है कि मान लीजिए हमने जैसा डिस्कस किया, न्यूक्लियर फैमिलीज है, पैसा रुपया कंडीशन फैमिली की, अगर अब इकोनॉमिकली देखें सब वेल है, पर समय नहीं है पेरेंट्स के पास या बच्चों के पास है, तो एटलीस्ट वो 4-5 घंटे जब आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर पर, तो अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है ना। और बच्चों के लिए पीयर लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उससे वो बहुत सारी चीजें जैसे शेयरिंग है, कोऑपरेशन है, जो हमारी सोशल स्किल्स हैं वो बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 4-5 घंटे वो स्किल्स वहां पर लर्न करें। तो ऐसे ही हर बच्चे के एनवायरनमेंट, जो फैमिली एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कुछ चीजों की कमी हो जो ना ठीक से अवेलेबल हो। तो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर वो एक स्थान बन जाता है जहाँ पे होलिस्टिक करिकुलम के द्वारा उन सभी एस्पेक्ट से बच्चे को हम कह सकते हैं उन एस्पेक्ट से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और हेल्प मिलती है। तो ये पर्पस है और ये इम्पोर्टेंस है कि क्यों हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक ग्रुप हो, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। टू एंश्योर ऑप्टिमल डेवलपमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, जो हमने बात की कि इस प्रोग्राम से ये सुनिश्चित हो जाता है कि एटलीस्ट जो बिल्कुल बेसिक डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं उन 4-5 घंटे में हर बच्चे को मिलेंगी, और बच्चा जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस एक्सपोजर के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए। तो वो एंश्योर करने के लिए ऑप्टिमल डेवलपमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ प्लान्ड करिकुलम फ्रेम एनकंपासिंग डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल्स विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। लेकिन देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड सेंटर भेजकर वो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा जब तक उस सेंटर पे जो करिकुलम है, यानी
जो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, जो फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है, जो एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स का ध्यान में रखते हुए ना की गई हो। तो यही हमारा पर्पस है इस पेपर का कि ये जो करिकुलम प्लानिंग हम करते हैं, ये किस आधार पर करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए करिकुलम प्लान करते हुए, और हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम फोकस कर पाए। तो इसी की जो इसका जो आर्ट है इस करिकुलम को बनाने का, वो हमें इस पेपर के थ्रू सीखना था। जो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्व हो जाए उस करिकुलम में। तो our curriculum framework is also required to ensure that important learning areas are covered, taking care of all development needs to the young child। तो देखिए ये फायदा होता है करिकुलम फ्रेमवर्क का कि एक तो हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं जब हम वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हर प्रकार का जो विकासात्मक जरूरतें हैं, बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स हैं, वो उस करिकुलम से फुलफिल हो जाए। और दूसरी चीज, एक जो डिसिप्लिन है या रेपिटेशन है या रिपीटेड स्टिमुलेशन है, वो बच्चे को करिकुलम के द्वारा हम दे पाते हैं। It also facilitates adoption of a common pedagogical approach to reach for a certain level of quality and address the widespread diversity in the ECC programs available for the young children in India. This curriculum framework is in line with the government's vision of ECE as spelled out in National Early Education Care and Education Policy, and is a broad framework of basic guidelines for curriculum goals, program content, classroom practices, and parents' guidance, and teachers' preparations across different provisions and across all regions. The purpose of this open framework is to promote quality and excellence in early childhood education by providing guidelines for practices that would promote optimum learning and development of all young children, and set out the broad arrangement of approaches and experiences rather than detailed defining of the content. The cautious approach is being adopted to not provide a detailed curriculum plan which should be perspective and delivered to the young children in a straitjacket manner. The curriculum framework calls attention to common principles and developmental tasks, at the same time respecting the diversity in the child rearing practices and contextual ECE need. अब देखिए जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसको बनाने में हमें किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम प्लानिंग के, हमें उसको फॉलो करना है। दूसरा, विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि हर एज ग्रुप के लिए कुछ कार्य दिए गए हैं कि अगर विकास जो है वो हमारा सही से हो रहा है, सही गति से हो रहा है, तो वो जो विकासात्मक कार्य हैं बच्चा उसको अपने एज के अकॉर्डिंग कर पाता है। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो शायद डेवलपमेंटल डिले है और वो कहीं पे चल रहा है, तो उस पे हमें विशेष कार्य करने की जरूरत है। तो डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग ही हम करिकुलम प्लानिंग करते हैं। यानी मान लीजिए बच्चा 3 से 4 साल का है, तो वो जो हम एक्टिविटीज कराएंगे उसमें वो जो एक्टिविटीज हैं वो उसके डेवलपमेंटल टास्क, यानी 3 से 4 साल का बच्चा जो एक्टिविटीज कर सकता है वही हमें करिकुलम में डालनी चाहिए। तो ये हमारी टैली हो जाती है कि हम जो करिकुलम प्लान करेंगे, जो एक्टिविटीज बच्चे के लिए प्लान करेंगे, वो विकासात्मक कार्य जो उसके एज ग्रुप के हैं उससे मेल खानी चाहिए, उससे मिली जुली होनी चाहिए, उसको हमें कवर करना चाहिए। एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी इन द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा हमने हमेशा डिस्कस किया कि कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, लोकेलिटी में जो भी डाइवर्सिटी है बच्चों के पालन पोषण के तरीके में, या इसी जो नीड्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। Each program is expected to develop its own curriculum to meet the needs of the children. अब देखिए इसमें क्या है, हमारा कुछ एक जो बेसिक गाइडलाइंस है वो हमें ये जो हम कह सकते हैं पॉलिसी है वो दे देता है। लेकिन जो आप लोग की भी हम बात करें, हमारे जो होम साइंस के बच्चे हैं, जब करिकुलम प्लान करते हैं तो इस साइंटिफिक हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप
थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ फिर जो हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो भी एक्शन में आते हैं, है ना। तो प्ले वे मेथड कितना वास्ट है। तो बच्चों के साथ जब हम जो हमने आपको असाइनमेंट भी दिया है ना कि डिफरेंट एक्टिविटीज हमें जो प्लान करके देनी है, इसमें आपका जो हम कह सकते हैं स्किल है, आर्ट है, वो हमें देखने को मिलता है कि बच्चों के लोकल नीड्स के अनुसार किसी पर्टिकुलर समय के अनुसार हम कुछ चीजें अपनी करिकुलम में मॉडिफाई करते हैं, डालते हैं, जो हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम देख रहे हैं कि कोविड एक जो महामारी है उसने कितना परेशान किया पूरे विश्व को और हमारे देश को, और अभी भी बहुत सारी लाइव्स है जो उसकी वजह से जा रहा है और जा रही हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट जो न्यूज आ रही है उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि शायद बच्चे अब बहुत इम्पैक्ट होंगे, और हो भी रहे हैं। तो हम जब करिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं तो इतने छोटे लेवल पे मान लीजिए अगर हम हाइजीन की प्रैक्टिसेस बच्चों को सिखा रहे हैं, उसको करिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं, जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से हम रिलेट कर रहे हैं, यानी कोविड में मास्क का क्या यूटिलाइजेशन है, हमें कोई भी चीज छूने करने से मान लीजिए जो बाहर हम विजिट करते हैं या जाते हैं तो हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी डालते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, तो ये सब हमारे लेवल पे हमें करना चाहिए। Each program is expected to develop its own curriculum to meet the needs of the children, their family, their specific setting, the linguistic culture, and local community. However, the program should be based on the curriculum principles and guidelines laid down in the framework. तो जो हमें फ्रेमवर्क दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें करिकुलम प्लान करना है। पर उसके साथ साथ जो लोकल नीड्स हैं, फैमिली की, सोसाइटी की, उस स्पेसिफिक कंडीशन की, प्रेजेंट टाइम की, उसको हम, ये हमारी आर्ट होनी चाहिए कि उसको हम कैसे इन्वॉल्व करें और एक्टिविटीज की फॉर्म में शामिल करें। दिस फ्रेमवर्क इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट एंड वुड बी, तो ये फ्रेमवर्क जो आज मतलब हम लोग कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें एक आउटलुक और एक तरह से एक आइडिया देता है कि कैसे करिकुलम प्लानिंग को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के अनुसार जो है वो बना पाते हैं। Coming to objectives of early childhood education. The aim of early childhood care and education is to facilitate optimum development of the child's full potential and lay the foundation for all-round development and lifelong learning. तो देखिए जो मकसद है हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर और एजुकेशन का, वो ये है कि जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं विकास के लिए, वो हम बच्चों को मुहैया कराएं उस पर्टिकुलर सेटअप में, सेंटर में, और बच्चे का जो फुल पोटेंशियल है उसको बच्चा हम कह सकते हैं हासिल करे। ये हमारा उद्देश्य होता है। पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब है? देखिए, पोटेंशियल हम बार बार ये डिस्कस करते हैं कि विकास में एनवायरनमेंट का क्या रोल है और हेरिडिटी का क्या रोल है, ठीक है। फिर हमने जब थियरीज पढ़ी थी, हमने देखा था कुछ जो थियरीज हैं वो नेचर को फेवर करती हैं, कुछ नर्चर को फेवर करती हैं, और फिर मॉडर्न थियरीज में हमने देखा कि दोनों के रोल का इंपॉर्टेंस बताया गया कि ये दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी हाइट कितनी होगी, वो माता पिता के जो जीन्स उसको मिले हैं उस पर निर्भर करती है। और मान लीजिए जो जेनेटिकल उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर उसकी हाइट 5.5 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं उसका पोटेंशियल क्या है, 5.5 हाइट गेन करना उसका पोटेंशियल है। पर अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते, बच्चा कुपोषित रह जाता है, तो 5.5 भी उसकी शायद हाइट ना हो, 4 रह जाए, 4.5 रह जाए, 5 रह जाए, यानी जो वो हासिल कर सकता था अपना पोटेंशियल, वो उसने किया नहीं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट जो था उसमें उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, पोषण नहीं मिला। तो ये चीज सुनिश्चित करना कि जो पोटेंशियल है बच्चे का उसको बच्चा हासिल करे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि ये जरूर है कि 5.5 से हम कितना भी हम उसको अगर एक्सेस खिला देंगे या कुछ आजकल बहुत सारे फेक मेडिसिन भी हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो 5.5 से ऊपर हाइट हो जाएगी, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पोटेंशियल जो है वो डिफाइंड है जेनेटिकली। पर उतना अचीव हो, ये हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित कर सकता है कि हो सकता है वो उतना भी ना करे। तो वो पोटेंशियल बच्चा हासिल कर ले, इसके लिए ऐसा वातावरण उसको देना जहाँ पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हम कह सकते हैं
मिले और कुपोषण का शिकार ना हो, वो सुनिश्चित करना। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का भी यही है। मान लीजिए इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल है, या बच्चे की समझ है वो इतनी है, पर क्योंकि वो वातावरण उसको नहीं मिला तो वो उसको हासिल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना जो है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का उद्देश्य रहता है, एम रहता है। The aim is to achieve through enabling the child to develop a positive self concept। ठीक है, हम इतने सारे देखिए डिप्रेशन के केसेस देख रहे हैं, सुसाइड के केसेस देख रहे हैं। क्यों? उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो अपने को लेकर धारणा बनती है, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो बचपन से बनता है। और उस अर्ली स्टेज में जब हम अपने लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारा एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर बने। अगर हम नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आगे चलकर वो बहुत सारे मानसिक बीमारियों की और सोसाइटी में एडजस्ट ना कर पाने की हमारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार होगा। तो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कराए। Establish a sound foundation for a good physique, adequate muscular coordination and basic motor skills। एक फाउंडेशन देने के लिए कि बच्चे की जो फिजिक है वो अच्छी हो, जो उसका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है यानी मोटर स्किल्स हैं। हमने बार बार अब तो हम लोग पूरा कोर्स डिस्कस ही कर चुके हैं कि हमने आगे चल कर देखा था एक्टिविटीज हम बार बार डिस्कस करते हैं। फाइन एक्टिविटीज की जो हमारे फाइन मसल्स को, बच्चों की फाइन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ग्रॉस एक्टिविटीज जो ग्रॉस मसल्स को, यानी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। और तो ये जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, बेसिक मोटर स्किल्स हैं, और स्पेशली इस एज में बहुत रैपिड होती हैं, तो इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम हमेशा देखिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में या प्राइमरी स्कूल हो तो प्लेग्राउंड की बात करते हैं, आउटडोर गेम्स की बात करते हैं, आउटडोर फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुड फिजिक और एडिक्वेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बेसिक मोटर स्किल्स जो है वो मेंटेन हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ध्येय होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। इस पे हम स्टॉप करते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दो पेपर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो असाइनमेंट्स से रिलेटेड अभी बात कर लेते हैं, और इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कशन शुरू करेंगे।